Good evening, dear students. Today we are going to discuss about the fifth experiment of our lab syllabus, that is study and use of DC shunt motor and the study of DC shunt motor starter. It is basically a वाया वॉइस सीरीज जिसके अंदर हम लोग चार एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी पहले ही, जिसके अंदर हम लोगों ने KCL KVL स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट और सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का डिस्कशन विथ डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं. एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज एंड दैट सीरीज विल डेफिनेटली बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. तो आइए हम शुरुआत करते हैं पांचवें एक्सपेरिमेंट की, और इसके बाद हमारे तीन एक्सपेरिमेंट और रह जाएंगे जिनको भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. The very first question is what is a DC motor, because this experiment is based on DC motor, DC shunt motor especially. तो सबसे पहले हम मोटर को डिफाइन करना चाहते हैं. ठीक है ना. तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? ए DC motor is a DC machine which is used to convert electrical power into mechanical power. यहाँ पर मैंने एक वर्ड काम में लिया है आपका DC machine. ठीक है ना. DC machine can single word that can be used for both DC generator as well as DC motor. ठीक है ना. जनरेटर का जो काम है उसका जस्ट रिवर्स है. वो क्या करता है? मैकेनिकल पावर को आपकी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है. ठीक है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स क्लासिफिकेशन? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड. अगर आप डीसी मोटर को क्लासिफाई करते हैं तो मेजर फॉर्म में तीन तरीके से क्लासिफाई होती है. पहला है आपका सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड एंड देन परमानेंट मैग्नेट. ठीक है ना. आपकी जो डीसी शंट मोटर है वो सेल्फ एक्साइटेड की कैटेगरी में आती है. सेल्फ एक्साइटेड में आपके सीरीज कंपाउंड भी होती है, और फिर आपका कंपाउंड वाला फिर से दो तरीके से क्लासिफाई है, cumulative or differential, and then further these are categorized into long shunt and short shunt. ये आपको एक मोटे मोटे रूप में क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए. जो आपकी डीसी शंट मोटर है इट इज ऑल्सो नोन एज शंट वाउंड मोटर. ठीक है ना. ये भी आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डीसी शंट मोटर्स? देखिए अब हमारा जो डिस्कशन है सारा डीसी शंट मोटर के ऊपर बेस्ड रहेगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन डीसी शंट मोटर, राइट. एंड दीज मोटर्स आर मेनली यूज्ड वेयर we want stable and constant speed, right. Some examples are centrifugal pumps है, lifts है, weighing machine है, lathe machine आप लोगों ने मैकेनिकल वर्कशॉप में देखी होगी, blowers, fans, conveyors यूजुअली थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर काम आते हैं, एंड स्पिनिंग मशीन्स. ठीक है ना. देयर आर अदर एग्जांपल्स दैट यू मे विजिट द वेबसाइट. बहुत सारे और भी एप्लीकेशन है इसकी. नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ डीसी शंट मोटर? इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ठीक है ना. पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर इस डायग्राम से अपन थोड़ा सा और क्लियर करेंगे इसको. ठीक है ना. देखिए इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ मैकेनिकल फोर्स, और यू मे से टॉर्क, राइट. एंड दिस प्रोड्यूस्ड टॉर्क वांट्स टू रोटेट द रोटर एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. भाई ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? ठीक है ना. दैट कैन बी डिसाइडेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अगर जनरेटर की बात होती तो हम यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल काम में लेते, बट इन केस ऑफ मोटर वी मेक यूज ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको. देखिए एन और एस आपका ही परमानेंट मैग्नेट जो है, ठीक है ना, जो आपकी फ्लक्स लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हो चुका है. ठीक है ना. अब ये है आपकी कॉइल. ठीक है ना. अब क्योंकि डीसी मोटर क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे. तो हमने वोल्टेज अप्लाई किया, जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा. ठीक है ना. ये करंट की डायरेक्शन हमने कुछ इस तरह से दिखाई है. ठीक है ना. अब अगर आप करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं तो, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लगाते हैं, तो यहाँ पर करंट मैंने इनवर्ट दिखाई है, यहाँ पर आउटवर्ट दिखाई है. तो जैसे ही आप इसके ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस मोटर विल स्टार्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये आप लगा के देखिएगा. बहुत सिंपल है, आप लोग जानते होंगे इस चीज को. ठीक है ना. अब हम आगे चलते हैं. अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि नेक्स्ट इज व्हाट इज बेसिक ऑपरेशनल वोल्टेज इक्वेशन ऑफ अ डीसी मोटर. ठीक है ना. जो डीसी मोटर होती है उसका ऑपरेशन वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बताया. ठीक है ना. ये मैकेनिकल लोड जब रोटेट करेगा तो हम जानते हैं कि जब भी कोई क्रिया होती है उसके पीछे एक प्रतिक्रिया भी होती है, न्यूटन्स का लॉ कहता है. ठीक है ना. तो ये जब रोटेट करेगा तो ये अपने इसका अपोज करेगा अपने मेन कारण का. मेन कारण क्या है? जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया वो. ठीक है ना. तो इसके कारण से इस आर्मेचर के अंदर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जो कि यहाँ पर VB है. तो जो टोटल वोल्टेज अप्लाइड है दैट इज इक्वल टू AB प्लस IaRa. ये IA क्या है? ये आपकी आर्मेचर करंट है. RA क्या है? आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस है. यहाँ पर EB क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने वही फ्रेम किया. व्हाट इज बैक ईएमएफ? इसको पहले आप समझना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बैक ईएमएफ कोई अलग से जनरेटेड ईएमएफ नहीं है. ठीक है ना. इट इज बेसिकली काउंटर ईएमएफ. एक्चुअली होता क्या है कि ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड आपका एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है. दैट टॉर्क विल रोटेट द रोटर एंड हेंस मैकेनिकल लोड को ये रोटेट करता है. ठीक है ना.
दिस टॉर्क विल अपोज इट्स वेरी कॉज, ये अपने मुख्य कारण का अपोज करता है, ऐसा लेंज ने कहा था, ठीक है ना। तो इसका मेन कारण क्या है, आपने सबसे पहले मुख्य कारण क्या है, डीसी वोल्टेज, जिसके कारण करंट आई, करंट के कारण फील्ड आया, फील्ड के कारण इसके अंदर आपका टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। हेंस ए काउंटर ईएमएफ विल इंड्यूस, काउंटर का मतलब क्या है, अपोज करने वाला, किसके अंदर इंड्यूस होता है, आर्मेचर के अंदर, जिसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ ईबी, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन देखिए आप, बिल्कुल सेम है, ये सेम रखेंगे तभी ये इसका अपोज करेगा, ठीक है ना। अब ये जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, आपको याद रखना है। जैसा कि जनरेटर के केस में जनरेटेड ईएमएफ होता है, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी काम आता है, 5ZNP/60 है, इसकी ईएमएफ इक्वेशन है। और इसमें दो तरह की वाइंडिंग अपन यूजुअली काम लेते हैं, लैप और वेव। तो लैप के अंदर आपका A = P रहेगा और वेव के अंदर A = 2 रहेगा सिंप्लेक्स के केस में। यहाँ पर P आपका क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है, फ्लक्स क्या है, सॉरी Fi क्या है, फ्लक्स पर पोल, Z क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, ठीक है ना, और N है आपकी स्पीड, A है आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, लैप वाइंडिंग L और A है, तो A = P इसमें आता है, देखो लैप AP यहाँ पर आता है, इसका मतलब A = P होगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नेचर ऑफ टॉर्क जनरेटेड इन द आर्मेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि कंफ्यूजन लोगों के मन में है, उसको मैं आज क्लियर कर दूंगा आपको। द टॉर्क जनरेटेड इन द आर्मेचर इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है ना। देखिए यही अगर क्वेश्चन हम जनरेटर के केस में करते हैं, डीसी जनरेटर के केस में, तो हम क्या पूछते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर। आर्मेचर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है डीसी जनरेटर के केस में, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क होगा, ठीक है ना। वहां पर जो ईएमएफ जनरेट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है आर्मेचर के अंदर, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। और यहाँ पर जो टॉर्क है वो भी बाई डायरेक्शनल नेचर है। तो दोनों ही केस में हम लोग एक डिवाइस काम लेते हैं, क्योंकि हमारे को फाइनली यूनिडायरेक्शनल नेचर का आउटपुट चाहिए, ठीक है ना। बट द शाफ्ट मस्ट रोटेट इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है ना। अब इसको ये काम करेगा कौन, ये काम करेगा कम्यूटेटर, ठीक है ना। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कम्यूटेटर इन डीसी मोटर, ठीक है ना। देखिए डीसी जनरेटर के केस में जो कम्यूटेटर है उसका काम है बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करना लोड के अंदर, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्योंकि हमारा आउटपुट आपका टॉर्क है जो कि मैकेनिकल लोड को रोटेट करवाएगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक कम्यूटेटर इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच वर्क्स एज अ रेक्टिफायर, ठीक है ना, रोटेशनल रेक्टिफायर है ये, रोटेटिंग होता है। इट कन्वर्ट्स बाई डायरेक्शनल टॉर्क इनटू यूनिडायरेक्शनल टॉर्क इन द लोड, ठीक है ना। और जो ब्रशेस होते हैं वो इसके ऊपर माउंट रहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आप, ये आपका कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर रोटेटिंग नेचर, और ये ब्रश स्टेशनरी होते हैं, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग है उनके रेजिस्टेंसेस की क्या वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो आपका जो शंट रेजिस्टेंस है, जो फील्ड वाइंडिंग है, उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है आर्मेचर के कंपेरिजन में, क्योंकि मेन करंट आपकी आर्मेचर में ही फ्लो होती है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसके अंदर ऑब्वियसली करंट इसका कम होगा, ठीक है ना। द आर्मेचर ड्रॉस हाई करंट ड्यू टू वेरी लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम से कम होता है, यूजुअली 0.5 रहता है, ठीक है ना। एंड ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस जो फील्ड वाइंडिंग है उसके अंदर बहुत कम करंट होती है, इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है 250 से लेके 300 ओम तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज अ डीसी मोटर वेदर सीरीज और शंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है ड्रॉ अ वेरी लार्ज स्टार्टिंग करंट। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए आपकी जो बेसिक ऑपरेशनल वोल्टेज इक्वेशन है डीसी मोटर के केस में, तो वो क्या कहती है, V दैट इज सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू EB प्लस IRA। ये भी आपका बैक ईएमएफ है। अगर यहां से आप अगर आर्मेचर करंट निकालें तो क्या हो जाएगा, V माइनस EB/RA, राइट। अब व्हेन द मोटर इज एट रेस्ट, जब आपने मोटर को चालू नहीं किया जब, ठीक है ना, तो आपका बैक ईएमएफ जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि शुरुआत के केस में आपकी जो N है स्पीड वो तो जीरो है, अगर ये जीरो हो गई तो आपका बैक ईएमएफ क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो आर्मेचर करंट है ये EB जीरो हो गया, तो आर्मेचर करंट क्या हो गया, V/RA ओनली। और RA हम जानते हैं कि बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू RSH, ठीक है ना। RA इज वेरी लो, लेस देन 1 ओम या 0.5 ओम। अब आप आगे देखिए, अगर आप ये EB जो है ये अगर 230 वोल्ट रेटेड वोल्टेज है हमारा, V है सॉरी ये, और अगर आप 0.5 से डिवाइड करेंगे तो वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो एंड दैट कैन डैमेज द मोटर। कैन क्या है, तो कंप्लीटली डैमेज कर देगी। तो इसलिए हम लोग स्टार्टर्स काम में लेते हैं, ठीक है ना, टू अवॉइड दिस अनअवॉइड डेंजर सिचुएशन, राइट। अब कौन कौन से स्टार्टर्स हम काम में ले सकते हैं, काफी तरीके के स्टार्टर्स होते हैं, कुछ मैंने एग्जांपल बताएं। आपका 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, नो लोड रिलीज कॉइल और थायरिस्टर कंट्रोल स्टार्टर भी काम में लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल द स्टार्टर्स। ये जितने भी तरीके के स्टार्टर्स अपन काम में लेते हैं स्टार्टिंग के टाइम में, उनका पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है,
एक्चुअली जो हाई करंट है उसको हमारे को रिड्यूस करना है, ठीक है ना। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल द स्टार्टर्स इज टू ऐड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट को लिमिट कौन कर सकता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिमिट कर सकता है, ठीक है ना, टू द आर्मेचर वाइंडिंग ड्यूरिंग स्टार्टिंग, so that we can control the starting current, right? And students, this is the last question of this session. Why the armature of a DC machine made up of silicon steel lamination? एक इस तरह का क्वेश्चन मैंने जब ट्रांसफार्मर की सीरीज ली थी तभी मैंने आपको बताया था कि वहां पर हम लोग CRGO काम में लेते हैं और लेमिनेशन काम में लेते हैं। तो आप एक चीज बहुत क्लियर कर लें कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है कहीं पर, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लीकेज कम से कम हो, परमेबिलिटी बहुत अच्छी हो। तो यूजुअली हम सिलिकॉन काम में लेते हैं, हाई परमेबिलिटी मटेरियल। इसका काम होता है आपके हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम करना, राइट। और जब कभी भी आपके सामने लेमिनेशन की बात आए, चाहे किसी भी मशीन के लिए आ जाए, तो इसका मेन काम होता है आपके एडी करंट लॉसेस को कम करना। तो ये चीज तो आप बिल्कुल कंसिडर कर लीजिए कि जब भी मटेरियल के से रिलेटेड लेमिनेशन की बात होगी तो एडी करंट से होगी, और सिलिकॉन स्टील की बात होगी तो वो हिस्टेरिसिस से रिलेटेड होगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। तो अब तक हम लोगों ने टोटल 5 वाइवा वॉइस एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लिए हैं। जो नेक्स्ट 3 बचे हैं जल्दी मैं आपके सामने लाऊंगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दैट विल मोटिवेट मी टू अपलोड such nice videos. Thank you.